हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ईडू फाइवर पे स्वागत करते हैं। तो मेरे नौजवान साथी, मेरे जोहार साथी, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे चल रही होगी। और ऐसे में आप लोगों के लिए मैं लेकर आ चुका हूं मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। और ये मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर मैं करवा रहा हूँ। एग्जामिनेशन से पहले सिर्फ ये करके चले जाओ, आपके 20 में से 20 सही करके आओगे। ये मेरी है वादा, है ना? क्योंकि मैं पढ़ाता हूं अक्सर पहले से ज्यादा। तो चलिए, ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे। जितने लोग पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं मेरे दोस्तों, जल्दी जल्दी से पहले क्लास को शुरू से अंत तक देखना। क्लास अगर अच्छी लगी हो, समझ में अगर अच्छी आई हो मेरे प्यारे मित्र, तो एक बार जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आगे की क्लास प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना। तो क्लास को शुरू से अंत तक देखना, ताकि ये 20 क्वेश्चन में से जरूर 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। और यहाँ पर मैं 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ये सारे चैप्टर से मिले हुए हैं। जितने भी सीजीएल के एग्जाम में चैप्टर पूछे जाने वाले हैं, सभी चैप्टर से मैं एक एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, इसलिए बने रहना, है ना? चलिए, लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 14 के प्रथम 8 गुणांकों का औसत क्या है। हमको 14 का, यानी कि 14 का प्रथम 8 गुणांकों का क्या निकालना है? औसत। तो आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है, देखिए। किसी भी टेबल का, ये एक प्रकार का क्या है? टेबल है। 14 का टेबल का हमको प्रथम 8 पहाड़ों का क्या बोल सकते हो? औसत निकालना है। कुछ नहीं करना है, इसको देखो। इसको हम लोग क्या मान लेंगे? x, और इसको क्या मान लेंगे? n, और लगा देंगे एक फॉर्मूला। तो यहां पर जो हो जाएगी एवरेज बराबर हो जाएगा x इंटू n प्लस 1/2। बस ये इस पे पुट करना है और बना देना है। जो जैसे यहाँ पर 14 बोलेगा तो यहाँ पर 14 लिख देंगे, यहाँ पर 15 बोलेगा तो यहाँ पर 15 लिख देंगे x के जगह। तो यहाँ पर कितने हो गए? 14 इंटू n का मान कितने हो गए? 8 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, बस इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर क्या है? रेडी। तो देखिए, तो ये 14 हो गया और ये 8 और एक 9 हो गया, और डिवाइड बाई कितना करोगे? 2। अगर इसको काटोगे आप, 2 से काटोगे तो ये 7 बार में खत्म हो जाएंगे, और 9 का टेबल 7 बार पढ़ोगे तो कितने आ जाएंगे? 63। तो मेरे दोस्त, है ना, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो 63 हो जाएगा। जल्दी जल्दी से बताइए, क्या आप लोग का भी आंसर 63 आ रहा है? अगर आंसर आपका 63 आ रहा है, इसका मतलब है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं, है ना? कभी कभी ऐसा बोल सकता है कि प्रथम, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए, संख्याओं का औसत, अगर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको कैसे बनाएंगे, जरा सा देख लीजिए। औसत तो कुछ नहीं बोलना है, यहाँ पर 5 क्या है? n का मान, ठीक है। और औसत इसका निकालना है तो सीधे आंसर होगा n प्लस 1/2। तो बस कुछ नहीं करना है, n का मान कितना रखना है? 5 प्लस 1 डिवाइड कर देना है 2 से। तो 5 1 6 और आधा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएंगे। लेकिन अगर वही इस प्रकार से दे दे कि 14 के प्रथम 8 गुणांकों का औसत, तो बस इसके आगे क्या लिख देना है? इसके आगे लिख देना है 14। बस यही तो काम करना है मेरे प्यारे मित्र, बस यही काम करना है, ठीक है। सेम चीज है, बस जितना का बोलेगा उतने से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए, लेते हैं अगला क्वेश्चन। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना? और जिन्होंने हमारे अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है मेरे प्यारे मित्र, वो टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम का नाम है ईडू फाइबर, ठीक है। आप टेलीग्राम पे जाइएगा और सर्च मारिएगा ईडू फाइबर, एक लिंक आएगी, उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। जहाँ पर आपको रीजनिंग का, मैथ का, जीएस का, आपको साइंस का सारा कुछ का पीडीएफ नोट्स के साथ, आंसर के साथ आपको दी जा रही है। तो ना लेट कीजिए ना वेट कीजिए, सारे लोग जुड़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। 750 रुपया को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि A/B कितना है? 5:2, और B/C कितना है? 7:13। तो बी को कितने रुपए मिलेंगे? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। ये देखिए, ए है, ये है बी और ये है सी। ए और बी का अगर रेशियो देखा जाए तो 5:2 कितना है? 2 है। और बी और सी का देखा जाए तो 7:कितनी है? 13 है।
सबसे पहला काम हमारा होगा कि ए बी सी का रेशियो निकालना है। तो ए बी सी का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पड़ोसी खाली है 2 डाल दो, यहाँ पर पड़ोसी खाली है 7 डाल दो, और उसके सामने सामने गुना करो। तो 5 को 7 से गुना करेंगे 35, 7 को 2 से गुना करेंगे 14, और 2 को 13 से गुना करेंगे 26। ये हो गया एबीसी का क्या अनुपात। अब देखिए जरा सा प्यार से समझिएगा, यहाँ पर देखिए ए के पास कितना है 35, बी के पास है 14, सी के पास कितने हैं 26। भाई इन तीनों के बीच कितना बांटा गया होगा कि ए को 35 मिलेगा, बी को 14 मिलेंगे, और सी को 26 मिलेंगे। आप इसको जोड़ दीजिए, है ना। 26 और 14 40, 37, 70, 75। अगर इन तीनों के बीच हम 75 बांटेंगे तो इनको 35 मिलेगा, इनको 14 मिलेगा, और इनको 26 मिलेगा। जबकि रियल में बांटने का काम कितना हो रहा है 750। तो हम बोलेंगे कि सर 75 का जो वैल्यू है ना वो 750 दे रखा है। भाई एक का वैल्यू कितना होगा, तो 75 से इसको काट दीजिए, तो यहाँ पर एक का मान निकल के आएगा रुपया में कितना 10। और हमसे पूछा किसका है, बी को कितने रुपये मिलेंगे, यानी बी का हिस्सा निकालना है। चलिए बी का हिस्सा निकालते हैं। बी का हिस्से में कितने हैं 14 हैं, ठीक है। एक का मान कितने हैं 10, तो 14 का मान कितने होंगे, गुना कर दीजिए, आंसर निकल के आएगा 140। यानी इस 750 रुपया में से बी को कितना मिलेंगे 140 रुपया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोग का भी आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का डी आ रहा है क्या। अगर इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से बना रहे हैं इसका मतलब है कि झारखंड सीजीएल में आपकी बेहतरीन तैयारी हो चुकी है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से हमारे चैनल पे एक बार जल्दी जल्दी से, अगर क्लास अच्छी लग रही होगी तो लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि यदि 3 मेजों और 2 कुर्सियों का जो मूल्य है वो 215 रुपया है, और 2 मेजों और 3 कुर्सियों का मूल्य 250 रुपया है, तो 5 मेजों और 5 कुर्सियों का मूल्य क्या है। बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। देखिए 3 मेज यानी कि 3 टेबल और 2 चेयर, इनका इंक्लूडिंग जो प्राइस है वो कितना है 215 रुपया है, ठीक है मेरे प्यारे मित्र। और 2 टेबल और 3 चेयर, ठीक है, इसकी जो कुल कीमत है वो 250 रुपये। हमसे पूछा गया है कि 5 टेबल और 5 चेयर का मूल्य क्या होगा। तो बस इनको कुछ नहीं करना, इनको जोड़ दीजिए। तो 3 टेबल और 2 टेबल कितने हो गए 5 टेबल, 2 चेयर और 3 चेयर कितने हो जाएंगे 5 चेयर। तो ये 5 टेबल प्लस 5 चेयर का मूल्य कितने हो जाएंगे 465 रुपया। और फिलहाल हमसे जो पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि 5 टेबल और 5 चेयर का मूल्य क्या होगा। तो राइट आंसर होगा 465 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है क्या, है ना। इसी तरीका से आपको मेरे साथ जुड़े रहना है जब तक एग्जाम नहीं होगी। जब तक एग्जाम नहीं होगी आप लोग को इसी तरह से मैं पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए 3A 4B और 5C सभी आपस में क्या है बराबर है, और हमसे पूछा क्या है रेशियो निकालना। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिलेंगे तो रेशियो कैसे निकालोगे, इस 3 4 और 5 का एलसीएम ले लो। तो 3 4 5 का एलसीएम कितने होंगे 60। अब 3 से काटो, कितने बार में काटेंगे 20 बार में। तो भाई ए का 20, ये तो 20 दिख गया, है ना। 4 से काटो, कितने बार में काटेंगे 15 बार में, ये भी 15 दिख गया। और सी को काटेंगे तो कितने बार में 12 बार में, यानी 20 15 12। तो 20 15 12 जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। यानी कि कुछ नहीं करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा इस प्रकार से आपको दिए जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से दिए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस 3 का, इस 4 का, और इस 4 का, और ये 5 है ना यहाँ पर, इस 5 का क्या ले लेना है एलसीएम। एलसीएम लोगे तो कितना आ गया 60। आपको निकालना क्या है ए बी और सी का क्या रेशियो, कुछ नहीं करना है। ए के साथ कितना लगा हुआ है 3, 3 से 60 को डिवाइड करो आएगा कितना 20। बी के साथ कितना लगा हुआ है 4, 4 से 60 को डिवाइड करो कितना आएगा 15। सी के साथ कितना लगा हुआ है 5, 5 से 60 को डिवाइड करो कितना आएगा 12। तो जो ए बी सी का रेशियो होगा वो होगा 20 15 12, यानी राइट आंसर क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है
कि वर्तमान में एक माँ और बेटी की आयु का जो अनुपात है वो 5:1 है। 6 साल बाद यह अनुपात 3:1 हो जाएगा। अब बताओ ये जो अनुपात है वो कब की है? वर्तमान की है। और ये अनुपात कितने की है? 6 साल बाद की है। तो ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात में 6 साल का अंतर है। क्लियर है? बेटी की वर्तमान आयु क्या है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए कैसे बनाएंगे। ये देखिए ए है, ये सॉरी माँ, ये मदर है और ये बेटी यानी कि डॉटर है। प्रेजेंट में देखा जाए तो इन दोनों का जो अनुपात है वो 5:1 है और 6 साल बाद का अनुपात जो है वो 3:1 है। तो ये बताओ 6 साल बाद का अनुपात है तो माँ भी 6 साल बढ़ गई होगी और बेटी भी 6 साल बढ़ गई होगी। तो इन दोनों अनुपातों में 6 साल का अंतर है। तो अब क्या करोगे? यहाँ पर क्रॉस मेथड लगाओ। 5 × 1 यानी कि 5 और 3 × 1 यानी कि 3 और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 2। 6×3 = 18 और 6 × 6 अंतर कितने हो जाएंगे? 12। यानी कि 2 का वैल्यू कितना हो गया? 6। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 2 का वैल्यू 12 है तो 1 का मान 6 होगा। तो हमसे पूछा है कि बेटी की वर्तमान आयु क्या है। तो बेटी की वर्तमान आयु रेशियो में कितना है? 1 और 1 का वैल्यू कितना है? 6। तो बेटी जो होगी वो 6 साल की होगी। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी। ये जो है वो हमारा प्यारा आंसर है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्रॉस मेथड लगा दिए। जिस क्वेश्चन में क्रॉस मेथड लग जाए ना, समझ जाओ उससे आसान तरीका और दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं समझा पा रहा हूं। और अगर हमारी क्लास आप लोग को अच्छी लग रही हो तो जल्दी से जल्दी मेरे दोस्त, आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश कीजिए। ठीक है? ताकि मैं पूरे मेहनत के साथ आपको डेली क्लास ले पाऊँ। क्वेश्चन नंबर लेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि यदि एक गोले की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए यहाँ पर रिजल्ट हमको किस में देना है? प्रतिशत में। रिजल्ट आपको प्रतिशत में देना है। तो मेरे प्यारे मित्र, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांस्टेंट का यहाँ पर कोई भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कांस्टेंट का अगर इस्तेमाल करोगे तो भी रिजल्ट वही आएगा और ना करेंगे तो भी वही आएगा। ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट से बचेंगे। देखिए गोले की बात करते हैं। गोले की त्रिज्या 50% बढ़ गई। सबसे पहले इस 50% का मतलब कितना होता है? 50% मतलब होता है 1/2 और 50% क्या हुआ? बढ़ गई। तो बढ़ गई की वैल्यू कहाँ हो गया? ये ऊपर वाला। तो अब बताओ गोले की बात करते हैं यहाँ पर रेडियस की। तो बताओ रेडियस जो था वो शुरू में ये इनिशियल हो गया और ये आज हो गया। और ये बात हुई रेडियस की। वह शुरू में रेडियस कितनी थी? 2 थी। और आज क्या हुआ? 1 बढ़ गया। तो आज की रेडियस कितनी हो गई? 3 हो गया। ठीक है? तो शुरू का रेडियस और ये अभी का रेडियस का जो अनुपात है वो 2:3 हो गया। अब हमें बताना है उसकी क्षेत्रफल। तो इसकी जो क्षेत्रफल होता है, इसकी जो एरिया होती है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो 4πr² होता है। तो ये जो 4π है ना, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है ना? तो जब कभी भी रिजल्ट परसेंटेज में बोले तो आपको कांस्टेंट का इस्तेमाल नहीं करना। तो यहाँ पर हम लोग 4π का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो एरिया के लिए सिर्फ हम लोग r² का इस्तेमाल करेंगे। तो भाई 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया। ये 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो जो एरिया का अनुपात होगा वो 4:9 होगा। अब बताइए शुरू में एरिया कितनी है? 4। आज एरिया कितनी है? 9। एरिया कितनी बढ़ गई? 5 बढ़ गई। कहाँ से भाई? तो 4 से बढ़ गई। कितना परसेंट बढ़ी? परसेंट में जवाब देना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये रिजल्ट आपको परसेंट में दे देगा। अगर कटता है तो काट दो। 4 से काटेंगे 25 बार में। तो एरिया जो है ना वो आपका 125% क्या हो गया? 125% बढ़ गया। तो अब देख लीजिए कि ऑप्शन में 125% कहाँ दे रखा है। तो ये दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 125% हो जाएगी। ठीक है? नेक्स्ट। तो इस तरीका से आप जब बनाइएगा तो आप समझ जाओ कि आपकी तैयारी बड़ा मस्त चल रही है। इंसान को ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर हम लोग कांस्टेंट का यूज कर सकते हैं, कहाँ पर हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो जब कभी भी रिजल्ट आपको परसेंटेज में देना हो, रेशियो में देना हो, तो वहां पर आप कांस्टेंट का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कीजिए, क्योंकि वो कट जाती है। तो जब कटिए जाती है तो फिर यूज करने से क्या फायदा?
क्वेश्चन नंबर 7, एक संख्या के अंकों का गुणनफल। देखिए कोई संख्या है, उसके अंक का क्या बोला है, गुणनफल 12 है। यदि इस संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो इसके अंकों के स्थान क्या हो जाते हैं, परस्पर बदल जाते हैं। यह संख्या क्या होगी बताइए। जैसे ही आप 36 जोड़ते हो, उसकी जो अंक होती है वो पलट जाती है। तो देखिए, तो अगर हम इसमें 36 जोड़ेंगे तो इसका अंक पलट कर क्या होना चाहिए, 34। मेरे दोस्त 36 जोड़ रहे हो तो 34 कहाँ से आएगा, ये तो गलत है। लेकिन जैसे ही इसमें देखो 36 जोड़ो, 36 जोड़ोगे तो अंक पलटना चाहिए। तो 6 और 6 12 के 2, और 3 2 5 और 1 6। देखो तो इसको पलट के देखो तो क्या बन जाएगा, 62 बन जाएगा कि नहीं। तो इस क्वेश्चन का जवाब तो हम लोग बाय ऑप्शन दे सकते हैं, यानी वो संख्या कौन होगी, ऑप्शन नंबर बी होगी। देखिए इस 26 में जैसे ही 36 जोड़ते हैं तो आती कितना है, 62। आप देखो तो रियली में इसके अंक पलट जाते हैं कि नहीं, 2 6 है, 36 जोड़ने से 6 2 हो जाता है, पलट जाता है ना। इसका मतलब है कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको पढ़ने के बाद पता चल जानी चाहिए कि इस क्वेश्चन को बाई प्रोसेस बनाना आसान है या बाई ऑप्शन हिट लगाना आसान है ना। तो ना लेट कीजिए ना वेट कीजिए, जल्दी जल्दी से हमारे चैनल ईडू फाइबर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मैथ बनाने की बेहतरीन टेक्निक सिखाई जाएगी, है ना। झारखंड का कोई भी एग्जाम हो, है ना, आपको मैथ बन जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक कार किसी दूरी के एक चौथाई हिस्से को 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। एक चौथाई को 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, और शेष दूरी को इसकी दुगनी चाल से तय करती है। यदि उसे कुल समय 10 घंटे लगे हैं तो कुल दूरी कितनी है। बहुत ही बेहतरीन है। आइए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। अगर मैं मान लेता हूं कि टोटल जो डिस्टेंस है, मैं ऐसा मान लेता हूं कि टोटल जो डिस्टेंस है वो है x किलोमीटर। तो मेरे दोस्त x का 1/4 कितना होगा, x/4, ये दूरी हुआ। और इस दूरी को चल रहे 25 के स्पीड से, तो ये है दूरी। दूरी को हम लोग डिवाइड कर देंगे स्पीड से तो निकल जाएगा टाइम। तो ये x/4 दूरी को चलने में कितना समय लगा, ये निकल के आ गया। अब शेष दूरी कितना होगा, x/4 आप चल गए तो शेष दूरी कितना होगा, 3x/4। तो शेष दूरी जो हो जाएगा वो 3x बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसको चल रहे हैं हम लोग किस स्पीड से, दुगनी चाल से। तो मेरा पहले का स्पीड 25 है, दुगना स्पीड से चलेंगे तो 50 हो जाएगा। यानी इस दूरी को 50 के स्पीड से चलेंगे तो ये दूरी है, इसको स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो समय निकल जाएगा। तो बताइए इस प्रकार जो है टोटल यानी कि कुल समय कितना लगा है, 10 घंटा। बस इसको सोल्व कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर 50 चौका कितना है, 200, और 25 चौका कितना है, 100। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 200। एलसीएम लेंगे तो आएगा 200, तो ये इसका डबल हो जाएगा, ये 2x, और ये हो जाएंगे 3x, इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 10। 3 दो कितने हो जाएंगे, 5x, इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 200, इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 10। अब ये कटता है, काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो ये 2 बार में। तो जो टोटल दूरी x है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 200। तो 2 इंटू 200 का मतलब हो गया कि दूरी जो है वो 400 किलोमीटर है। तो टोटल दूरी हो जाएंगे 400 किलोमीटर। जिनका जिनका 400 किलोमीटर आंसर आ रहा है, समझिए उनका बेहतरीन तैयारी चल रही है और वो झारखंड सीजीएल में सिलेक्टेड होने वाले हैं। ठीक है, तो इतने बेहतरीन तरीके से आपको बनाने आना चाहिए। मैथ को जब भी देखिए तो जल्दीबाजी मत कीजिए। सबसे पहला काम है कि आपको इज्जत के साथ प्रॉपर बढ़िया ढंग से क्वेश्चन को रीड कीजिए ताकि कुछ छूट ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि ए प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर लेता है। देखिए ए जो है वो प्रतिदिन 10 घंटा काम करता है, तब जाकर काम को 8 दिन में क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। बी जो है वो प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए उसी काम को मतलब जिस काम को ए कर रहा है ना, 12 दिनों में पूरा कर लेता है। ठीक है, यदि दोनों साथ मिलकर प्रतिदिन 6 घंटे काम करे तो उन्हें पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। देखिए मैं अगर ऐसा मान लूं कि ए जो है ना
प्रति घंटा एक काम करता है। एज जो है वो प्रति घंटा एक काम करता है, प्रति घंटा एक काम करता है, तो 10 घंटे में इतना काम करेगा। 10 घंटे एक दिन में, है ना, प्रतिदिन कितना करता है, 10 घंटे काम करता है, तो एक दिन में इतना काम करेगा। और भाई ये 8 दिन में खत्म करता है, तो 8 दिन में इतना काम करेगा। ये ए का काम निकल गया टोटल। अच्छा, उसी तरह से अगर मैं मान लूं कि बी जो है वो प्रति घंटा बी काम करता है, और ये 8 घंटे डेली काम करते हैं, तो 8 घंटा में इतना काम करेगा। और ये 8 घंटे जब डेली काम करते हैं, तो काम जाकर 12 दिन में खत्म होता है, तो 12 दिन में काम कितना किया, इतना काम किया। अब ये जो ए जिस काम को करता है उसी काम को बी करता है, तो ये दोनों काम क्या हो गए, बराबर हो गए। अब इनको क्या कर देना है, सोल्व कर देना है। तो देखिए मेरे प्यारे मित्र, यहां से हम लोग निकाल लेंगे ए और बी का इफिशियंसी, यानी कि कार्य क्षमता। तो भाई ये 8 से 8 खत्म, 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 6, तो ये 6 आ जाएंगे इधर और 5 चल जाएंगे इधर। तो ये ए और बी प्रति घंटे कितना काम करते हैं, ये निकल कर आ गया। अब इस ए का वैल्यू को इस पे पुट कर देंगे, तो ए की जगह कितना पुट करोगे, 6, बी की जगह कितना, ये 10 हो गया ये, और ये हो गया 8, तो ये निकल गया टोटल काम। अब इस काम को हमें करवाना है किससे, दोनों से। तो दोनों मतलब कि ए और बी से। तो भाई ए और बी जो है ना, वो प्रति घंटे कितना काम करेंगे, मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे, तो प्रति घंटे 6 और 5 11 काम करेंगे एक घंटे में। और वो डेली करते कितना है, 6 घंटे, तो 11 छक 66 काम वो आपको एक दिन में करेगा। तो 66 काम अगर एक दिन में करेगा, तो ये टोटल काम करने में कितना समय लगेंगे, 6 से काट दो 11 बार में, तो 10 गुना 8 हो गया 80, और बटे में 11, तो 11 सत्ते 77, बच गया कितना 3, और नीचे रह गया 11। इतना दिन में जाकर दोनों मिलकर काम क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो कितने मेरे झारखंड के नौजवान साथी हैं, झारखंड के मेरे दोस्त हैं, जिनका आंसर इस क्वेश्चन के आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक था, है ना। तो इस प्रकार से आपको जवाब देना चाहिए, मैथ बनाने आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 10। 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है। सुन लो भाई, 5 लोग हैं और उनकी औसत आयु 21 वर्ष है। कहता है यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 5 वर्ष है। लो, इस 5 लोग में से जो सबसे छोटा है उसका उम्र हम लोग को पता है कि 5 साल है। तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी, जिस समय सबसे छोटा बच्चा पैदा लिया था उस समय फैमिली के औसत क्या होंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे मित्र, आप लोग बड़ा प्यार से देखिए, 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, तो ये जो 5 सदस्य है, अगर इनकी औसत 21 है, तो 5 सदस्यों का उम्र का योग कितना होगा। तो उम्रों का योग अगर निकालो, इन 5 सदस्यों का उम्रों का अगर योग निकालोगे, तो योग जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, तो भाई एवरेज कितना है 21, नंबर कितने हैं लोग का 5, तो एवरेज को नंबर ऑफ पर्सन से गुना करोगे तो योग निकल जाएगा, यानी कि 105 साल है ना। और 5 सदस्यों का जो उम्रों का योग है 105 साल है, जिसमें से सबसे छोटा सदस्य का जो उम्र है वो 5 साल का है। तो अगर इसमें से सबसे छोटा को निकाल दे तो ये निकल के आ जाएगा 100 वर्ष। ये 100 वर्ष उन 4 लोगों का औसत उम्र, उन 4 लोगों की उम्र का योग है जिस समय छोटे बच्चे का जन्म हुआ था। जिस समय छोटे बच्चे का जन्म होगा, छोटे बच्चे को छोड़कर बाकी जो 4 लोग हैं, 4 जो सदस्य हैं, उनके उम्र का योग कितना होगा, 100 वर्ष होगा। अब छोटा बच्चा, हमसे पूछा क्या है, छोटे बच्चे के जन्म के समय परिवार का औसत क्या है। तो छोटा बच्चा जब जन्म लेगा तो उसकी उम्र क्या होगी, 0 साल होगी, होगी कि नहीं। लेकिन परिवार के सदस्य तो कहलाएंगे ना, तो नंबर काउंट होंगे लेकिन उसकी उम्र काउंट नहीं होंगे। तो जिस समय जन्म लेगा तो जिस समय जन्म के समय जो परिवार होंगे उनके टोटल उम्रों का योग कितना होगा, 100 होंगे, लेकिन नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, 5 होंगे। भाई उस समय जो होंगे, जन्म के समय जो परिवार का औसत होगा वो 20 वर्ष होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी हो जाएंगे। जिस समय कोई जन्म लेगा वो इंसान तो काउंट हो गया, लेकिन क्या उसकी उम्र 1 साल भी है, नहीं है, लेकिन वो इंसान तो आ गया ना धरती पे, तो इंसान को काउंट करेंगे
लेकिन उसकी उम्र काउंट नहीं होगा, है ना। तो देखो उसकी उम्र काउंट तो नहीं हुआ ना, उसकी उम्र तो इसमें नहीं है ना। ये 100 जो उम्र का योग है वो उन 4 परिवारों का उम्र का योग है उस बच्चे को छोड़कर। लेकिन जन्म के समय पूछा है तो पर्सन तो काउंट होगा। तो जन्म के समय जो बच्चे की उम्र टोटल जो परिवार के सदस्यों का जो उम्रों का औसत होगा वो आपके 20 होंगे। तो बस इसी दिमाग से आपको चलना है ना। योग हमने निकाल लिया, 21 गुना 5 कर लिए, योग निकल गया। ये 5 परिवारों के योग है। इसमें बच्चा कितने का, सबसे छोटका 5 साल का, तो सबसे छोटका को निकाल दिए, सबसे छोटका को निकाल दिए तो छोटका तो निकल गया, तो बचा 4 लोग। तो उन चारों लोगों के जो उम्र का योग है वो कितना है, 100 वर्ष। कब, जिस समय बच्चा जन्म लिया था उस समय, है ना। तो बच्चा के समय उस परिवार का औसत पूछा गया है। तो भाई परिवार के जो उम्र का योग है वो तो 100 है, लेकिन बच्चे का उम्र तो काउंट नहीं होगा ना, क्योंकि बच्चे अभी क्या है, 0 साल का है। लेकिन पर्सन में वो काउंट होगा। तो टोटल पर्सन कितने होंगे, 5, लेकिन उम्र का योग कितनी है, 100 डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को सीखिए और समझिए और क्वेश्चन को आगे बनाइए। क्वेश्चन नंबर 11, एक एक पंसारी 5 अंडे 4 रुपये में, एक पंसारी 5 अंडे 4 रुपये में क्या करता है, खरीदता है, और उनमें से 4 अंडे 5 रुपये में बेच देता है ना। उसे हुई हानि अथवा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ये लाभ और हानि का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ नहीं करना, एक तरफ रुपया रख दीजिए और एक तरफ एक रख दीजिए। बताओ, आपने खरीदा, आपने 4 रुपया लगाया और 5 अंडे क्या कर लिए, खरीद लिए, ठीक है ना। और आपने क्या किया भाई, आपने क्या किया कि 4 अंडे को बेचे, लेकिन कितने रुपया में, 5 रुपया में आपने क्या कर दिया, बेच दिया। तो भाई आपको बताना है कुल लाभ और हानि। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ नहीं करना, क्रॉस मेथड लगाइए और आंसर दे दीजिए। तो बताओ 4 को 4 से गुना करेंगे कितना आ गया, 16। 5 को 5 से गुना करेंगे कितना आ गया, 25। यानी इस प्रकार पता चल गया कि वो 16 रुपया का सामान फाइनली बेच कितने में रहा है, 25 में। तो 16 का सामान अगर फाइनली 25 में बेच रहा है तो लाभ कितने का हो गया, 9 रुपये का, 9 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है ना। लाभ किस पे होती है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस है कितना, 16। जवाब किस में देना है, परसेंट में, तो 100 से गुना कर दो। ऐसा करने से आपकी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकल कर आ जाएगी। अब अगर ये कटता है तो काट दीजिए, 4 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में। अब 25 को 9 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 225, और 225 को 4 से डिवाइड कर दोगे, है ना मेरे दोस्त। तो भाई 50 चौका 200, 6 चौका 24 पूर्णांक 1/4 % की क्या हो गई, प्रॉफिट हो गई। अब देख लीजिए क्या आपका भी आंसर यही आ रहा है, क्या आपका भी आंसर यही आ रहा है। ऑप्शन नंबर जो है वो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो ये लाभ हानि का क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे कॉन्सेप्ट को सीख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। एक ट्रेन 12 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है, देख लो जी, 10 मिनट में 12 किलोमीटर। तो अगर मैं बात करूं कि 60 मिनट में कितना चलेगा, भाई इसका कितना गुना है, 6 गुना। भाई 12 का 6 गुना कर दो, यानी 60 मिनट में चलेगा 72 किलोमीटर। और 60 मिनट का मतलब कितना होता है, 1 घंटा। और 1 घंटे में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। इसका मतलब उस ट्रेन का स्पीड कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन का स्पीड मैंने निकाल लिया। यदि यह एक खंभे को पार करने में 7 सेकेंड का समय लेती है, लो खंभा क्या है, ये खंभा, खंभा कैसा होता है, ऐसा खड़ा, ठीक है। इसको पार करने में 7 सेकेंड का समय लगता है। तो बताइए ट्रेन की लंबाई क्या है। अब बताओ खंभा को पार कर रहा है तो भाई ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो खंभा को पार करते समय जब हम इसको पार करेंगे, खंभा तो ऐसे खड़ा होता है, अब इसको हम पार कर रहे हैं। तो कोई भी चीज जब खड़ा हो और अगर आप उसको पार कर रहे हो ना, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की लंबाई ही काउंट होती है, और ट्रेन की लंबाई ही दूरी कहलाती है। तो भाई हम खंभे को जब पार करेंगे तो जो लेंथ ऑफ ट्रेन है वो दूरी कहलाएगी।
तो लेंथ ऑफ ट्रेन कैसे निकलेगा? लेंथ ऑफ ट्रेन यानी ट्रेन की लंबाई, तो ये हो जाएगा स्पीड और इनटू टाइम। स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में लाइए 5/18 से गुना करके, और टाइम लगा है कितना? टाइम लगा है 7 सेकेंड। बस काम खत्म। 18 से काट करेंगे 4 बार में, 4×5 = 20, 20 को 7 से गुना करेंगे 140 मीटर आ गया। तो ट्रेन की जो लंबाई होगी, ट्रेन की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी? 140 मीटर। इस बात को याद रखिएगा कि जब भी कोई चीज खड़ा होता है, जब भी कोई चीज खड़ा होता है और अगर आप इसको क्या कर रहे हो? पार कर रहे हो। अब अगर इसको आप क्या कर रहे हो? पार कर रहे हो। वैसे कंडीशन में आपका जो लेंथ होगा, है ना, देखो इसको पार कर रहे हैं, ये खड़ा, ये खंभा है मान लो, इसको क्या कर रहे हैं? पार कर रहे हैं। और ये मान लो ट्रेन है, तो ट्रेन जब इसको पार करेगी ना, तो भाई ऐसे कंडीशन में ट्रेन की लंबाई ही दूरी कहलाती है। तो जो ट्रेन की लंबाई वो दूरी कहलाएगी, और दूरी का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो निकाल दिए, तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 140 मीटर। तो भाई 140 मीटर वो ट्रेन की लंबाई है जो एक खंभे को 7 सेकंड में पार कर देती है, जिसकी की स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, ट्रिग्नोमेट्री का। सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान कितना है? 3 है। तो हमें बताना है कि देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा क्या होगा। देखिए सेक थीटा और प्लस में tan थीटा का मान 3 है, और हमसे पूछा है सेक थीटा का मान, तो कुछ नहीं करना है। अगर सेक प्लस tan का मान 3 है, तो मेरे प्यारे मित्र सेक थीटा माइनस tan थीटा का जो मान होगा, याद कर लो, इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है, यानी कि 1/3 होता है। अगर सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान मतलब 1/3 है, तो प्लस का मान निकल रहे हो तो इसका उल्टा कर दोगे तो 3 निकल के आ जाएगा। एकदम माइंड में सेट कर लो, ये आइडेंटिटीज है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ोगे, जब आप इस चीज को जोड़ोगे तो देखो tan थीटा और tan थीटा खत्म हो जाएगा, यहां पर निकल जाके आ जाएंगे 2 सेक थीटा इजकल टू, इधर जोड़ो 3 + 1/3, 3 + 1/3, 3 प्लस में 1/3 करोगे तो इसका मान आ जाएगा 3 × 9 और एक 10/3, और इधर हो जाएगा 2 सेक थीटा। अब यहाँ से 2 से काट दीजिए, 2 से काटोगे तो ये 5 बार में खत्म। तो मेरे प्यारे मित्र सेक थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपके 5/3 हो जाएगी। अब आप देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन में आपका आंसर मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही मैच कर जा रहा है। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप इस प्रकार से आंसर दे सकते हैं। सेक थीटा प्लस tan थीटा जब भी 3 देगा तो माइनस में निकालना हो, माइनस में निकालोगे तो इसका उल्टा कर दोगे, खत्म। अगर मान लिया जाए सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान 3 होता, तो हम लोग प्लस में निकालते तो उसका भी मान 1/3 होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना, इसका मान 1 होता है। अब देखो तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है कि नहीं, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और सेक थीटा माइनस का tan थीटा, ठीक है ना। अब देखो अगर इसका मान दे दिया, हमको इसका मान निकालना है, इक्वल टू कितना होगा? 1। तो सेक थीटा, है ना, माइनस tan थीटा का मान निकालोगे तो क्या लिखोगे? 1 और बटे में सेक थीटा और प्लस में tan थीटा। तो देखिए तो, अब देखिए तो यहाँ पर हम सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान निकाल रहे हैं, तो 1 बटे सेक थीटा प्लस tan थीटा होता है, तो ये रहा 1, और सेक प्लस tan थीटा का मान कितना है? 3। तो आंसर कितने हो जाएंगे? 1/3। तो इसी प्रोसेस से वो 1/3 निकल कर आया है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में इतना करना नहीं है, एग्जाम में इतना करोगे तो फिर झारखंड सीजीएल नहीं निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, है ना, एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? अर्धगोला है, सबसे पहले समझिए, अर्धगोला ऐसा होता है, ठीक है। ये हमारा अर्धगोला है, ये सेंटर है, ये रेडियस हो जाएगी, ये भी रेडियस, ये अर्धगोला है। अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है उसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, और ये होता है 2πr²। बस यही चीज को निकालना है, इसका रेडियस 7 दिया हुआ है, तो कर्व सरफेस एरिया बराबर हो गया 2 पाई का मान हो जाएगा 22/7।
और आर स्क्वायर तो 7 गुने का कितना हो जाएगा 7। काटिए, 7 से ये 7 कट्टा, 22 गुना 7 154, 154 को 2 से गुना करेंगे तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, है ना। तो अर्धगोले का फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, और मेंसुरेशन, अलजेब्रा, त्रिकोणमिति में अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है, आइडेंटिटीज नहीं पता है, तो आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। जियोमेट्री में अगर आपको थ्योरम नहीं पता है तो फिर आप बहुत फंसने वाले हो। मेरे प्यारे मित्र, लेता हूं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, 9a² प्लस 16b² प्लस c² प्लस 25 इक्वल टू 24 इंटू ए प्लस बी है। तो हमें इसका मान निकालना, ये अलजेब्रा का बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। देखिए तो 9a² को हम लोग लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और 24a को मल्टीप्लाई करके इधर लाएंगे तो ये माइनस का 24a हो जाएगा, प्लस 16b² को हम लोग लिख सकते हैं 4b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और उधर से 24 प्लस b करेंगे तो 24 भी आएगा, इधर आ जाएगा तो माइनस में 24 भी आ जाएगा, है ना। प्लस में क्या आ जाएंगे c², और प्लस में कितने हैं 25, और इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0। अब इसको तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए मेरे दोस्त। देखिए हम सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, तो देखिए तो ये क्या लिखा आएगा 3a का होल स्क्वायर माइनस 2a भी होता है तो ठीक 2 हो गया, एक की जगह 3a हो जाएगा, तो b की जगह कितना रखोगे कि 24 से आएगा, तो 2 3 6, इसका मतलब कितना होगा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा +4 का स्क्वायर, +4 का स्क्वायर, ये टूट कर निकल के आ गया। उसी तरीका से हम लोग अब इसको तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ेंगे तो ये 4b का होल स्क्वायर, ये भी माइनस है तो ये -2a भी 2 हो गया, एक की जगह कितना है 4b, तो ये 4b हो गया, तो भाई 2 4 दूना 8, तो यहाँ पर कितना 8 3 24, प्लस कर देंगे 3 का होल स्क्वायर, और प्लस में बच गया कितना c², और ये 25 जो हो गया वो खत्म हो गया। बोलो सर कैसे खत्म हो गया, तो देखो खत्म करके दिखा देते हैं तुमको। देखो तो ये 4 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 16, ठीक है, और ये 3 का स्क्वायर किया कितना गया 9, प्लस का 3 स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 9 25, देखिए 25 खत्म हो गया ना। तो बस कुछ नहीं करना है। अब आप बताओ ये जो है मेरे प्यारे मित्र, ये जो है वो किसका फॉर्मूला पर है, तो आप बोलोगे सर ये तो फॉर्मूला है 3a - 4 का होल स्क्वायर का। ठीक उसी प्रकार से ये जो है, ये जो आपको दिख रही है ये किसका फॉर्मूला है, तो आप बोलोगे सर 4b - 3 का फॉर्मूला है होल स्क्वायर का, और प्लस में क्या है c² इक्वल टू 0, और यहाँ भी क्या है प्लस में। अब बताओ किसी, देखो तो यहाँ पर ये स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, और ये भी स्क्वायर में, और स्क्वायर का सम क्या आ रहा है 0। स्क्वायर का सम कभी भी तभी 0 हो सकता है, स्क्वायर का सम 0 तभी हो सकता है जब हर एक टर्म 0 के बराबर हो। इसका मतलब सब टर्म 0 के बराबर में है, तो 3a - 4 का होल स्क्वायर जो है वो भी 0 के बराबर में है, और 4b - 3 का जो होल स्क्वायर है ये भी 0 के बराबर में है, और c² जो है वो भी 0 के बराबर में है, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो अब बताओ 3a - 4 का होल स्क्वायर बराबर 0 है, इसका मतलब 3a - 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो मेरे दोस्त 3a बराबर कितने हो जाएंगे 4, तो a बराबर कितने हो जाएंगे 4/3, ठीक है। यहाँ से निकालो 4b - 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 4b बराबर क्या हो जाएगा 3, तो b बराबर हो जाएंगे 3/4, और यहाँ से जब निकालोगे तो c बराबर 0 हो जाएंगे। अब हमको ये चीज़ निकालना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे a और b और c का मान पुट कर देंगे। c का मान तो 0 है तो ये पूरा का पूरा खत्म ऐसे हो गया। a का मान कितना है 4/3, तो यहाँ पर 4 और बट्टे में कितना रख दो 3, b का मान में है 3/4, तो मेरे दोस्त ये 4 से 4 खत्म, ये 3 से 3 खत्म, तो 4 और 3 कितना हो जाएंगे 7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। तो ये चीज़ आपको समझना क्या है जरूरी है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो आपको मैं चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ, हर एक चैप्टर से मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस में, ताकि हमारे विद्यार्थी को हर एक चैप्टर का एक बढ़िया सा नॉलेज प्रैक्टिस के दौरान मिल जाए। देखिए यहाँ पर
6,600 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4 वर्षों के प्रति वर्ष 9% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। देखिए साधारण ब्याज बराबर है। यहां पर क्या है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है इस क्वेश्चन में, ये क्या है, इक्वल है। ये क्या है, इक्वल है। तो जब कभी भी साधारण ब्याज इक्वल है, जब कभी भी आपका साधारण ब्याज इक्वल रहे, तो प्रिंसिपल का अनुपात कैसे निकालते हैं, देखिए ये पहले वाला भाग है और ये दूसरे वाला भाग है। तो मेरे प्यारे मित्र, ये पहले वाला भाग और दूसरे वाला भाग का प्रिंसिपल का रेशियो कैसे निकालते हैं। तो पहले वाला भाग और दूसरे वाला भाग का प्रिंसिपल का अगर रेशियो निकालना है, कब निकालना है, जब ब्याज क्या रहे, इक्वल। तो कुछ नहीं करना है, दूसरे वाला भाग का रेट और टाइम को गुना करके पहले वाला भाग तरफ लिख दो, और पहले वाला भाग का रेट और टाइम को गुना करके दूसरे तरफ लिख दो। तो चलो करते हैं। ये पहला वाला भाग का समय है और ये रेट है, दोनों को गुना करेंगे 30, लेकिन लिखेंगे इसको दूसरे तरफ, इसको लिख दिए दूसरे तरफ। उसी तरीका से दूसरे वाले का टाइम है 4 साल और रेट है कितना, 9 वर्ष, तो इसको लिखेंगे पहले वर्ष की तरफ, पहले भाग की तरफ। तो 4 × 9 कितने हो गए, 36। अगर ये कटता है तो काट दीजिए। तो भाई अगर मैं 6 से काटूंगा तो ये 5 बार में, और ये 6 से काटूंगा तो 6 बार में। तो दोनों भाग का, पहला भाग और ये दूसरा भाग का अगर प्रिंसिपल का अनुपात देखा जाए तो 6 और कितना है, 5 है। बताओ यहाँ का प्रिंसिपल कितना है, 6, यहाँ पर कितना है, 5। तो दोनों का इंक्लूडिंग प्रिंसिपल कितना है, 11, जबकि दोनों का इंक्लूडिंग प्रिंसिपल कितना दे रखा है, कुल मिलाकर कितना लगा है, 6600। तो 11 का वैल्यू अगर 6600 है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 11 से काट दीजिए 6 बार में, एक का वैल्यू आ गया 600। एक का वैल्यू 600 है, तो हमसे पूछा क्या है, तो भाई हम लोग को दोनों भाग की राशि बताना है। अगर एक का वैल्यू 6 है तो 6 का वैल्यू 3600 और 5 का वैल्यू 3000। तो भाई पहला भाग होगा 3600 रुपया का और दूसरा भाग होगा आपको 3000 का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऐसा करना है मेरे प्यारे मित्र, जब कभी भी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल रहे तो पहले वाले भाग का रेट और टाइम को गुना करके दूसरे वाला भाग तरफ, दूसरे वाला भाग का रेट और टाइम को गुना करके पहले वाला भाग तरफ लिख दो, है ना। इस तरह से करने से आपका प्रिंसिपल का अनुपात निकल जाएगा, और फिर उसी अनुपात में प्रिंसिपल को क्या कर दीजिए, बांट दीजिए, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है कि एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर पर 2 वर्षों में 2,420 रुपये और 3 वर्षों में 2,662 रुपये हो जाती है। ब्याज का आंकलन वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किया गया था। राशि और वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दो दो चीज आपको पूछा गया है, कैसे बनाइएगा आइए बताता हूं। मान लीजिए कि ये मेरा प्रिंसिपल है पी, ठीक है, और इस पैसे को हमने किसी को 2 साल के लिए दे दिया, 2 साल के लिए दे दिया। तो ये पैसा जो दिए वो हो 2 साल में कितना हो गया, तो 2 सालों में ये पैसा हो गया 2,420 रुपया, ठीक है ना। अगर मैं इस पैसे को 3 साल के लिए दिए होते तो ये पैसा जो 3 साल में हो जाता वो 2,662 रुपया हो जाता। आप ये बताइए मेरे दोस्त कि ये पैसा 2 साल में इतना होता और वही पैसा 3 साल में इतना होता, बताओ समय में कितने का अंतर है। ये 2 साल का है और ये 3 साल का है, तो इन दोनों पैसों में समय का जो है वो 1 साल का अंतर है। जबकि इनके रुपयों में कितने का अंतर है, तो भाई 2662 में से 2420 घटाओगे तो आ जाएंगे कितना, 242। इसका मतलब है कि ब्याज में 1 साल में 242 रुपया बढ़ती है। कहां से, यहां से। तो यहां से 1 साल में अगर 242 रुपया ब्याज बढ़ती है तो कितना परसेंट बढ़ती है। तो इस तरह करोगे ना तो आपका जो है ना वो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। अब देख लीजिए 242 से 242 खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% कहाँ है। तो 10% यहाँ नहीं है, इसलिए आंसर ए नहीं होगा। 10% यहाँ नहीं है, इसलिए आंसर सी नहीं होगा।
10% यहाँ नहीं है, इसलिए आंसर डी नहीं होगा। 10% कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। तो बी में दिख गया, इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि प्रिंसिपल बाय प्रोसेस कैसे निकालते हैं। तो आप ही लोग बताओ कि 10% रेट है और टाइमिंग है 2 साल। 2 साल, तो बताइए सी आई कितना होगा? तो 10% जब रेट होता है, टाइमिंग होता है 2 साल, तो सी आई जो होते हैं वो 21% होते हैं। और हम लोग को पता है कि प्रिंसिपल कितना होता है? 100%। तो बताओ 2 सालों में अमाउंट कितना हो जाएगा? तो 2 साल का जो अमाउंट हो जाएगा वो 121% हो जाएगा। 121% हो जाएगा। लेकिन 2 साल का जो अमाउंट है वो कितना है? 2420। तो 121% का तो वैल्यू निकल कर आ गया है। 121 से काटेंगे, ये 2 बार में खत्म। तो मेरे प्यारे मित्र 1% की जो वैल्यू है ना वो 20 रुपये आ जाएंगे। और हमको प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल होता है 100, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 100 × 20 करोगे तो आपका प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा 2000। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर निकल कर आ गए 2000। ये देखिए 2000 आपको मैं प्रिंसिपल भी निकाल दिया और आपको रेट भी निकाल दिया। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रही है? अगर आपको समझ में आ रही है ना, क्लास को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि हर एक चैप्टर से मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक जरूर करें मेरे दोस्तों, है ना। और जाते जाते सब्सक्राइब भी करके चले जाए, ताकि आपको अगले क्लास का बिल नोटिफिकेशन भी आपको समय से मिलता चला जाए। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, इसकी अंतः त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए परिमाप दे रखा है, ये त्रिभुज है, ठीक है ना, ये त्रिभुज है। और ये त्रिभुज है और इसके अंदर कोई क्या है? इस प्रकार से कोई वृत्त है और ये सेंटर है। ये जो कहलाएगी ना, ये सेंटर से परिधि, सेंटर से परिधि की दूरी को क्या बोलते हैं? इन रेडियस बोलते हैं। तो ये हमारा इन रेडियस है, और इन रेडियस की जो वैल्यू है इसका वो 3.5 है। अच्छा, पेरीमीटर दे रखा है। इस त्रिभुज का जो परिमाप है वो 28 है। तो अगर परिमाप 28 है तो इसकी अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब सेमी पेरीमीटर कितना होगा? सेमी पेरीमीटर होता है परिमाप का आधा। तो परिमाप है हमारा 28, तो 28 का आधा कितने हो जाएंगे? 14। तो सेमी पेरीमीटर हो जाएंगे 14 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में सेमी पेरीमीटर दे रखा है और रेडियस दे रखा है, और हमको निकालना है इसका एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला होता है ना, रेडियस इनटू सेमी पेरीमीटर। तो रेडियस कितनी है? 3.5। 3.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 का आधा। और सेमी पेरीमीटर कितना है? 14। 2 से काटेंगे, ये 7 बार में खत्म। तो एरिया निकल के आ जाएगा इस त्रिभुज का 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जिन लोगों का आंसर इतना आ रहा है, समझे उनकी तैयारी मस्त और जबरदस्त हो चुकी है। तो इसका जो राइट आंसर होंगे वो हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आप लोग की तैयारी मस्त चल रही है ना? मैं ऐसा मानकर चलूं या नहीं, बताओ। ठीक है, चलिए लूंगा क्वेश्चन नंबर हम लोग 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा, एक जीवा जो है उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, केंद्र पर 60 डिग्री का क्या बना रहा है? कोण बना रही थी। तो बताता है कि वृत्त की त्रिज्या का मान क्या होगा। बहुत लाजवाब क्वेश्चन। सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं। ये देखिए हमारा सर्कल है, ठीक है, ये हमारा क्या है? सर्कल है। अब 8 सेंटीमीटर की एक जीवा है, तो देखिए ये हमारी एक जीवा है, इसकी लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और ये केंद्र पर जो है ना वो आपको 60 डिग्री का कोण बनाती है, यानी ये कोण जो है वो 60 डिग्री का है। ठीक है, और ये बताओ ये सेंटर है, ये सरकमफेरेंस है, इसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी? रेडियस। ये भी रेडियस है तो ये भी रेडियस है। अब आप लोग बताइए, जरा आराम से सोचिए कि ये त्रिभुज, ये त्रिभुज का ये क्या है? ट्रायंगल है, त्रिभुज है। इस त्रिभुज की दो भुजा क्या है? बराबर। तो दो कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे।
तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होते हैं, 180 होते हैं। 180 में ये 60 है, तो इन दोनों का योग कितना होगा, इन दोनों का जो योग होगा वो 120 होंगे। और बराबर बराबर में है तो ये भी 60 का होंगे, ये भी 60 डिग्री का होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। तो ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसका तीनों कोण क्या है, बराबर है। तो त्रिभुज का वो कौन सा त्रिभुज ऐसा होता है जिसका तीनों कोण बराबर होता है, उसको बोलते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज के हर एक भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। तो ये जो है ना, ये भी क्या हो जाएगा, आर। अब बताइए क्या थी, जीवा। जीवा की जो लंबाई होगी वो रेडियस के बराबर में होगी। तो अगर जीवा कितनी है, 8 है, तो रेडियस भी कितनी होगी, 8 होगी। तो इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 20। 20 में क्या बोल रहा है कि 15:11 के अनुपात वाली दो संख्याओं का HCF कितना है, 13 है, और उनका LCM कितना है, LCM हमको निकालना है। दो संख्या दी है, संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। देखिए मान लेते हैं कि वो दो संख्या A और B का है ना, उन संख्याओं का अनुपात कितना है, A और B। अगर मान लिया जाए वो कोई संख्या, दो संख्या है ना, तो मैंने मान लिया वो दो संख्याओं का अनुपात कितना है, A और B है, और HCF कितना है, H है, और हमें LCM निकालना है। तो LCM बराबर होता है HCF इंटू दोनों संख्याओं के अनुपात का क्या होता है, गुणनफल होता है। अब बताओ HCF कितनी दे रखी है, 13, और दोनों संख्याओं का अनुपात का गुणनफल, तो गुना कर दो इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 15, और गुने का कितना, 11। तो ये हो जाएंगे 13, और 15 गुना 11 करोगे तो हो जाएंगे 165, और 165 गुना 13 करोगे तो 13 पचे 65 के 5, हाथ में 6, 13 चक 78, 6 84 के 4, लास्ट अंक 45 आएगा। 45 नहीं है, 45 नहीं है, 45 नहीं है, यानी कि राइट आंसर बी होगा। तो 21, 45 जो है उस संख्या का क्या होंगे, LCM होंगे। तो मेरे दोस्त जल्दी जल्दी से बताओ, ये 20 क्वेश्चन का ये जो प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवा रहा हूँ, क्या आपके लिए बेनिफिट है? क्या आपको लगता है कि ये सेट को करने से आपकी तैयारी मस्त होगी? अगर लगता है मेरे दोस्त, और तो मैं इसी तरीका से आपको करवाता रहूँगा जब तक कि आपकी एग्जाम ना हो। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ आप मुझे कि आज की क्लास जो है वो कैसी लगी, आप बेहतरीन तरीके से समझ पाए कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। क्लास अच्छी लग रही होगी तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। आगे की क्लास को बढ़िया से देखने के लिए, प्राप्त करने के लिए मेरे दोस्त बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।